नमस्कार आप लोगों को। एक बार फिर हर दिन की तरह हम लोग नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। हमें अब चैप्टर का द एंड करना है, अर्थात आज का जो थ्योरी का होगा वो लास्ट टॉपिक होगा। अभी तक हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तक देखे थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद उसका सारा एक्सप्रेशन सब देख लिए थे। कुछ का न्यूमेरिकल बना था, कुछ का न्यूमेरिकल नहीं बना था। जो नहीं बना था वो मेरे पास आ रहा है, कलेक्ट करके रख रहे हैं, तो उसको प्लस अपना कुछ न्यूमेरिकल्स दोनों को आज के बाद वाला क्लास में डालेंगे। तत्कालिक अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं, चैप्टर का अंतिम करने जा रहे हैं, कुछ टॉपिक बचा हुआ है, उसको देख करके थ्योरेटिकली इस चैप्टर को लास्ट कर लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि समय कम है, इसलिए हम लोग अब अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं। अब सामान्य गुण। अब सामान्य गुण क्या है? एबनॉर्मल कैरेक्टर या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, हर जगह कहीं पर एबनॉर्मल लगा दिया। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल, नॉर्मल मतलब सामान्य है, मतलब जनरली जितना रहना चाहिए। एबनॉर्मल का मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ी है। कोई कहता है फलना आदमी आजकल एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल का मतलब नॉर्मल स्वस्थ नहीं है, वो कुछ न कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में गुजर रहा है, कुछ न कुछ उसका हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो एबनॉर्मल केस कहलाएगा। नॉर्मल का मतलब होता है जो जैसा होना चाहिए वैसा 100% हो। तो वैसे कंडीशन में यहां पर जाके जो है कि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एबनॉर्मल केस देख रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग देखे अभी तक चारों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये चारों का वैल्यू निकालने के लिए चारों का फॉर्मूला ज्ञात किए। अब उस फॉर्मूला के आधार पर जितना वैल्यू उसका ज्ञात होना चाहिए वो यदि ज्ञात नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ चेंजिंग हो रहा है, तो कहता है वो एबनॉर्मल होगा। तो प्रश्न उठता है कि एबनॉर्मल होगा किसके लिए, किस कंडीशन में होगा? तो कहता है उसके लिए सिंपल वे में समझ लें कि वैसा घुल्य जो कि आयन के रूप में नहीं टूटता हो। हम लोग उधर घुलनशीलता में एक चार्ट दिए थे जिसमें 9 टाइप से घुलनशीलता के लिए बताए थे। तो उसमें 3 टाइप का कंपाउंड लिए थे, आयनिक, पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट। तो जो आयनिक कंपाउंड है और पोलर कोवेलेंट है वो आयन के रूप में टूटेगा, लेकिन जो कंपाउंड नॉन पोलर है वो आयन के रूप में नहीं टूटेगा। तो कहता है जो आयन के रूप में नहीं टूटेगा उसके लिए कोई एबनॉर्मल नहीं। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि कोई सीधा सपाट आदमी है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है उसको, तो कहता है उसके लिए कोई, बस जो है वो अपना रूल को फॉलो कर रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसके लिए है? जो थोड़ा दिमाग लगा रहा है, समाज में, क्लास में, हर जगह अपने अपने जहां पे ग्रुप में यदि दिमाग लगाने वाला हो तो उसके लिए नॉर्मल एबनॉर्मल होता है। जो कुछ भी दे दो उसको फॉलो करने के लिए, उसको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो उसके लिए कहता है कोई नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं है। तो नॉन आयनिक जो होगा उसके लिए कोई नॉर्मल और एबनॉर्मल सब नॉर्मल है। लेकिन एबनॉर्मल होगा किसके लिए? तो जो आयनिक सॉल्यूट होगा, जो आयन के रूप में टूटेगा। जैसे नमक टूटता है Na+ और Cl- के रूप में। अब चीनी को देखते हैं तो वो +- के रूप में नहीं टूट रहा है। ग्लूकोज को देखते हैं तो वो नहीं टूट रहा है। यूरिया को देखते हैं तो वो भी नहीं टूट रहा है आयन के रूप में। तो आयन के रूप में नहीं टूट रहा है जब, तो उसके लिए एबनॉर्मल कैरेक्टर नहीं होगा। एबनॉर्मल कैरेक्टर किसके लिए होगा? तो क्लियर कट हो गया, जो आयनिक होगा या पोलर कोवेलेंट होगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या क्या होता है उसको देखते हैं।
तो हेडिंग दें एबनॉर्मल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड abnormal molecular mass। अब सामान्य अनुसंख्यीय गुण एवं अब सामान्य आणविक द्रव्यमान सामान्यतः अध्रुवीय सहसंयोजक या नन आयनिक घुल्य के अनुसंख्यीय गुण तथा अनुभार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु आयनिक या पोलर कोवैलेंट ध्रुवीय सहसंयोजक जो बोलते हैं, घुल्य के अनुसंख्यीय गुण कभी कभी परिवर्तित हो जाते हैं। उसे अब सामान्य अनुसंख्यीय गुण कहा जाता है। इसी प्रकार यदि वैसे घुल्य का अनुभार परिवर्तित होता है तो उसे उस घुल्य का अब सामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। हो गया।
कहता है, जैसे मैं बताए कि जो अध्रुवीय या ननायनिक घुल्य होगा उसके गुण में या उसके अनुभार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो आयनिक या पोलर कोवेलेंट घुल्य है उसके अनुसंख्य गुण कभी कभी परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अब सामान्य अनुसंख्य गुण या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इसी प्रकार यदि वैसे घुल्य का अनुभार भी यदि परिवर्तित होता है तो उसे उस घुल्य का क्या कहेंगे, अब सामान्य आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज C6H12O6, चीनी C12H22O11, यूरिया NH2CONH2 इत्यादि। अध्रुवीय सहसंयोजक घुल्य है, अतः इसके अनुसंख्य गुण प्रभावित नहीं होते हैं, परंतु KCl, KNO3, NaCl, MgBr2, K4, FeCN का होल 6 इत्यादि आयनिक घुल्य हैं, अतः इसके लिए अनुसंख्य गुण परिवर्तित होंगे। अब कितना परिवर्तन होगा उसको जाने हम लोग। परिवर्तित तो होगा, इस तो कन्फर्म हो गए कि सब ढंग का जो भी आयनिक घुल्य रहेगा सबका जो है अनुसंख्य गुण कुछ न कुछ चेंजिंग होगा, हल्का सा भी डाटा में चेंजिंग होगा तो होगा। तो कितना चेंजिंग होगा, तो कहता उसको जानने के लिए हम लोग पहले जाने वांट ऑफ गुणक, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को जानने के बाद तब जाकर, मतलब फैक्टर क्या है, तो वो जाकर के जो है कि मतलब एक गुणक गुणा के रूप में उसमें शामिल होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके मान में कुछ चेंजिंग होगा, कम या ज्यादा होगा, वो देखा जाएगा उसके फैक्टर के मान पर। उसको पहले हम लोग देख लें। तो आगे हम लोग देखते हैं वांट ऑफ गुणक। वांट ऑफ फैक्टर चूंकि हम जानते हैं कि आयनिक घुल्य के लिए
अब सामान्य अनुसंख्य गुण तथा अब सामान्य अनुभार पाए जाते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थों के अनुसंख्य गुण तथा अनुभार का सैद्धांतिक मान तथा प्रायोगिक मान अलग अलग होता है। अतः किसी पदार्थ के अनुसंख्य गुण के प्रायोगिक मान तथा इसके सैद्धांतिक मान के अनुपात को उसका अनुसंख्य गुण कहा जाता है। हो गया? इसलिए अनुसंख्य गुण कहते हैं, यहां पर वांट ऑफ गुणक कहा जाता है। तो वांट ऑफ गुणक देख रहे थे हम लोग कि जो भी उसका प्रायोगिक वैल्यू होगा अनुसंख्य गुण का और उसका सैद्धांतिक मान जो होगा, दोनों का जो अनुपात निकलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वांट ऑफ गुणक। इसे स्मॉल आई के द्वारा दर्शाया जाता है। अतः वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर अनुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान बटे अनुसंख्य गुण का सैद्धांतिक मान। ठीक है कि जो इसका प्रायोगिक मान होगा और इसका सैद्धांतिक मान, दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वांट ऑफ फैक्टर। आई का मान उसी से निकलेगा। अब चारों के लिए हम लोग इसको सेट करें।
इस प्रकार I बराबर अनुसंख्या गुण की जगह पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का प्रायोगिक मान बटे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सैद्धांतिक मान और हम लोग I बराबर लिख सकते हैं डेल्टा P बाय I बराबर क्वथनांक में उन्नयन theoretical delta TF theoretical और इसी प्रकार से परासरण दाब theoretical I equal to pi practical। तो इस प्रकार से चारों फॉर्मूला चारों के लिए हम लोग देख लिए I क्या है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू बटे थ्योरेटिकल वैल्यू सबका मान हम लोग यहां पर पुट करके निकाल दिए। अब हम लोग चलते हैं और आगे मॉलिक्यूलर वेट पर। चूंकि हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंख्यज गुण जिसको बोलते हैं चारों में देखे थे समानुपाती है 1/mb का। अनुभार का उल्टा चल रहा है।
इसलिए I बराबर हो जाएगा MB, ऊपर हो जाएगा थ्योरेटिकल और नीचे हो जाएगा प्रैक्टिकल अनुभार के लिए। या इसको हम लोग कह सकते हैं सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रायोगिक अनुभार। सैद्धांतिक अनुभार या प्रायोगिक अनुभार। देख लिए इसको। तो ये था वांट ऑफ फैक्टर, मतलब वांट ऑफ गुणक I का मान निकलेगा। अब इस I के द्वारा और भी क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग देखें। हम लोग सीधा यहाँ पर पहले एक तो नोट लिखें। क्या नन आयनिक सॉल्यूट के लिए, जो नन आयनिक है उसके लिए सैद्धांतिक अनुसंख्य गुण बराबर प्रायोगिक अनुसंख्य गुण। इसलिए I will be equal to 1। तो जो नन आयनिक है, जो आयन के रूप में नहीं टूट रहा है, वही ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या यूरिया, इस ढंग का कोई भी कंपाउंड है उसके लिए यह हमेशा रहेगा अनुसंख्य गुण सैद्धांतिक मान जो है और प्रायोगिक मान है दोनों आपस में समान रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमेशा वांट ऑफ गुणक का मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो उसको हम लोग जवाब देंगे। खाली वहां पर देखना है कि कौन सा कंपाउंड पूछ रहा है, आयनिक है या नॉन आयनिक। कह देगा ग्लूकोज के लिए वांट ऑफ गुणक का मान हमेशा 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर होता है। तो हमको यहाँ पर बोलेंगे 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमको यहाँ पर हेल्प करेगा ये। चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर वांट ऑफ गुणक के द्वारा अनुसंख्य गुण का निम्नांकित सूत्र प्राप्त होते हैं। जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं, पहले फॉर नन आयनिक, दूसरे तरफ देखेंगे फॉर आयनिक सॉल्यूट। अब नन आयनिक सॉल्यूट के लिए पहला जो हम लोग देखते हैं वो है डेल्टा P बाय P नॉट A इक्वल टू XB। इतना इक्वल टू हम लोग फाइनल फॉर्मूला निकाले थे MB। यहां पर जो पहला फॉर्मूला होगा डेल्टा P बाय P नॉट A
बराबर आई इंटू एक्स बी, और ये हो जाएगा आई इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू एम बी। दूसरा जो होगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, तो हम लोग यहाँ पर लिखते थे के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इसमें होगा डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, आयनिक वाला के लिए। दैट मीन्स आयनिक आई इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तीसरा हम लोग निकाले थे डेल्टा टी एफ, के एफ इंटू एम, तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो यहां तो हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, यहां पर के भी छूट गया, तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और चौथा जो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कल निकाले थे पिछले क्लास में, पाई इक्वल टू, तो पाई इक्वल टू निकाले थे एस सी टी या एस इंटू एन बी इंटू टी बाय भी, या एस इंटू डब्ल्यू बी इंटू टी बाय एम बी इंटू भी। ये देखे थे कल। यहां पर जो होगा पाई इक्वल टू आई इंटू एस सी टी, खाली आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई इंटू एस इंटू एन बी इंटू टी बाय भी, या आई इंटू एस इंटू डब्ल्यू बी इंटू टी बाय एम बी इंटू भी। तो सवाल बनाने के दौरान हमको थोड़ा ध्यान देना होगा कि जाकर के जो है कि हमको जो नॉन आयनिक होगा, जो आयन के रूप में विघटित नहीं होगा, उसके लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और जो आयनिक होगा उसके लिए उसका यूज करेंगे, बशर्ते कि उसमें हमको ये मालूम रहे आई का मान। आई का मान मालूम रहेगा तो हमको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं। यदि आई का मान मालूम नहीं रहे लेकिन उसमें एक क्लू दिया रहे कि कितना प्रतिशत विघटित होता है, यदि विघटित होने का कुछ मात्रा दिया रहे तो हम आई का मान पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उस आई का मान कैलकुलेट करके और तब यहाँ पर पुट करेंगे। तो उसी के कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक लास्ट में देख रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने सीख जाएं तो उसके बाद हमको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग अब देखते हैं अंत में वांट ऑफ गुणक तथा विघटन की मात्रा, या कहीं दिया रहेगा विघटनांश, के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन want of factor and degree of dissociation। तो माना कि AN एक
आयनिक यौगिक है या आयनिक घुल्य है जो घोलक में घुलाने पर इस प्रकार आयनीकृत होता है। AN टूटेगा Na के रूप में। जैसे हम लोग पीछे देखे थे AXBY ये टूटता था, सेम उसी स्टाइल में यहाँ पर अकेले घटक है, इस टाइम पर अकेला देख लिए। लेकिन जस्ट लाइक इसी में जो हम देखे थे कि XA + Y + YB - X, सेम उसी स्टाइल में यहाँ N का मान जो होगा X और Y के योग के बराबर होगा। जैसे MgCl2 टूटता था Mg + 2 + 2Cl-, तो यहाँ पर N का मान जो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, उतना नहीं करें तोड़ के, यहीं से निकाल लें, यहाँ 1 और यहाँ 2, 1 + 2 = 3, तो N का मान यहीं से निकल जाएगा। जैसे मान लें हमको यहाँ पर है K4 FeCN6, अब यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 + 1, N का मान कितना हो गया 5। तो इस प्रकार से हम लोग N का मान यहाँ पर निकालते हैं कि कितना, मतलब टूटने के बाद कितना मॉलिक्यूल यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है। बस उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर डीलिंग हो रहा है, तो उसको देखते हैं। तो तोड़ने सीख लिए, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर माना कि प्रारंभिक मात्रा, तो इसका 1 मोल, इसका जो है 0 मोल। प्रतिफल का शुरू में हम लोग जानते हैं 0 रहता है। विघटन के पश्चात मात्रा, तो 1 - अल्फा मोल, इससे अल्फा टूट गया। अब यहाँ 1 है तो यहाँ N टूटेगा, तो यहाँ अल्फा है तो यहाँ हो जाएगा N अल्फा मोल। इसलिए विघटन के बाद कुल मात्रा, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रायोगिक मात्रा। तो ये हो गया 1 - अल्फा + N अल्फा या 1 + N अल्फा - अल्फा, तो बराबर हो गया 1 + अल्फा N - 1 मोल। ये मालूम हो गया। इसलिए वान टॉप फैक्टर I बराबर प्रायोगिक मात्रा डिवाइडेड बाय सैद्धांतिक मात्रा, और प्रायोगिक मात्रा कितना है, तो वो सैद्धांतिक मात्रा कितना है, तो शुरुआत लिए हैं कितना से 1 से, होना चाहिए 1, लेकिन टूट के इतना हो गया। अब इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इस 1 को इधर लाएंगे तो I - 1 बराबर अल्फा × N - 1, इसलिए अल्फा बराबर I - 1। अब यही चीज हो गया। N तो हम निकालने सीख चुके हैं, अल्फा दिया रहेगा तो I का मान यहां से निकाल लेंगे और उस I को वहां पुट करेंगे तो हमको ज्ञात कर लेंगे। जहां अल्फा बराबर विघटन की मात्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी
आयनिक यौगिक टूटता है तो हमको इस प्रकार से उसके लिए हमको पहले अल्फा दिया रहेगा, उस अल्फा से हम लोग पहले आई निकाल लेंगे और उसके बाद तब उस फॉर्मूला जो पीछे लिखा है आई वाला फॉर्मूला उसमें रखेंगे तो हमको सबका मान अपने आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू हमको निकल जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट इसमें वांट ऑफ गुणक अंतिम टॉपिक चैप्टर का संघटन की मात्रा के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब यहां पर उल्टा चलेगा, इसका उल्टा कि ए एक आयनिक गोल्य है जो गोलक में घुलनशील इस प्रकार संगठित होता है, बस इसका अपोजिट यहां Na यहां An। अब यहां पर ध्यान समझिए कि इसका n मोल लेते हैं, इसका 1 मोल। अब इसका अल्फा लिए तो 1 माइनस 1 बाय n इंटू अल्फा तो होगा, अर्थात अल्फा बाय n। बस इतना ही चेंजिंग करना है, यहां खाली संघटन के बाद अल्फा बाय n, बस बाकी कहीं कोई चेंजिंग नहीं। यहां पर 1 बाय n, यहां पर n के जगह पर 1 बाय n और यहां पर हो गया संघटन की मात्रा। तो इस प्रकार से सारा थ्योरी समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। थोड़ा आपका जो भेजा गया सवाल है और थोड़ा जो हम देंगे, तो वो दोनों मिला करके जो भी सवाल होगा उन सभी सवालों को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे कि कितना हमको क्या क्या कहाँ पर निकालना होगा। सभी टॉपिक का सारा सवाल को देख करके तब चैप्टर को क्लोज करेंगे। थियोरेटिकली क्लोज हो चुका है चैप्टर, अब सिर्फ बचा है न्यूमेरिकली कि न्यूमेरिकल के रूप में हमको यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को हम लोग पहले बना के देखेंगे। बाकी जो और क्वेश्चन होगा और भी आज आप लोग भेजने का प्रयास करेंगे ताकि कल हम लोग फिर सवाल को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।